आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश, अच्छे दिन आएंगे क्या। अब तक हमने आपको दिखाया अलग अलग क्षेत्रों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, महंगाई का क्या हाल है, टैक्स में कितनी छूट जाते हैं लोग, क्या पूरा होगा सबको बिजली सबको पानी का सपना। और अब हम आपको लेकर चलेंगे बजट यात्रा पर हमारे सहयोगी कर्मा पालजोर के साथ, जिन्होंने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक का सफर कर जानने की कोशिश की कि क्या है बजट से देश के किसानों की उम्मीद। नमस्कार, हम हमारी बजट यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यह है त्रावरी गांव। एक समय में माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को यहीं शिकस्त दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बजट में सरकार महंगाई को हरा पाएगी। तो ये सवाल को लेके हम लोग कृषि सेक्टर में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे। किसान कहते हैं कि उनका उपज को सही दाम नहीं मिलता और जब हम ग्राहक बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो हमको सब्जियां और अन्य सामान बहुत महंगी मिलती हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है, हमारी कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को समझेंगे बजट यात्रा में। किलो 3 रुपए किलो ऐसे लाल मिलेगा 3 रुपए किलो। चलो कोई 6 रुपए 5 3 रुपए किलो 3 रुपए किलो 3 रुपए चलो ऐसे लाल। आप लोग जो भिंडी उगा रहे हैं अभी, ये भिंडी में उगाने में हार्वेस्टिंग में कितना प्रॉब्लम आ रहा है? भिंडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम्स तो है कि एक तो लेबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरा, इस टाइम क्या है कि इसका रेट फिक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी तो इसका रेट 20 रुपये हो जाता है और कभी इसका रेट 3-4 रुपये किलो पे आ जाता है, क्योंकि इसकी पर कॉस्ट जो है तुड़ाई ही हमें 2.5-3 रुपये किलो पड़ती है। 3 रुपये किलो के बाद इसको हम मार्केट में सेल के लिए चंडीगढ़ लेके जाते हैं तो 1 रुपये खर्चा हमारा वो पड़ता है। उसके बाद इसमें खाद दवाइयों का खर्चा मिला के हमें 5 रुपये किलो तो घर पे कॉस्ट करती है। 5 रुपये से डाउन जो अगर आती है तो हमें उसमें माइनस में जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका भी कोई ना कोई फिक्स रेट किया जाए ताकि इसमें कोई भी माइनस में ना जाए, क्योंकि हमारा खर्चा भी है और उसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, हम माइनस में जा रहे हैं। So the farmers don't earn much really in most of these crops. Look at the bhindi very carefully because you won't get to see this at home. What you see is finally in the plate, most of it cooked. So here it is, fresh okra or bhindi as we all know it. तो आपको सरकार से बजट आ रहा है तो इसमें शायद फार्मर के लिए भी कुछ होगा, तो आप क्या मांगना चाहते हैं सरकार से? हम ये मांगना चाहते हैं सरकार से, एक तो जो वेजिटेबल्स हैं इसके ऊपर कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए और दूसरा सब्सिडी के अलावा इसका कोई रेट फाइनल किया जाए ताकि किसान को जो है नुकसान नहीं हो, क्योंकि सारे कॉस्टिंग लगाने के बाद हमें सारा साल मेहनत करने के बाद जब कोई पैसा नहीं बचता, हम लोग माइनस में जाते हैं तो किसान का दिल टूटता है। इसलिए नई जनरेशन जो है आने वाले टाइम में खेती में नहीं आना चाहती, क्योंकि सब आदमी को चाहिए एक तो एसी के अंदर बैठ के काम करना अच्छा लगता है और जेब में पैसा चाहिए। क्यों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम भी गर्मी में कितना पसीना आ रहा है। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और अभी पसीना इतना आ रहा है कि आदमी सोच नहीं सकता सारा दिन गर्मी में कैसे काम होगा। उसके बाद भी अगर किसान को कुछ पैसे नहीं बचते हैं तो किसान यही सोचता है कि मुझे ये काम करने का क्या फ़ायदा है।
नमस्कार काका जी, नमस्कार सर। कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। तो अब हम आए हैं विकास जी के खेतों में। ये युवा किसान हैं। इनके गांव के बहुत सारे जो यंग लड़के थे वो तो बाहर दिल्ली बम्बई नौकरी के लिए चले गए, पर ये वापस यहाँ बस गए हैं। पर इनका डिफरेंस है कि वो ज़्यादा इनोवेशन के साथ नए मेथड्स के साथ फार्मिंग कर रहे हैं। तो आपका जो सरकार अभी बजट आने वाला है, तो मुख्य आपका जो डिमांड होगा सरकार के तरफ से आपका क्या क्या होगा? मेरी मुख्य डिमांड ये होगी कि हमें एक तो यूथ को खेती में लाना है। यूथ जो है खेती से भागता जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ नया कुछ करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव देने होंगे जिससे कि यूथ खेती से जुड़ा रहे। हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना होगा, जैसे DSR है, वीट सोइंग विद हैप्पी सीड है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मेज़ को हमें लाना होगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत डाउन जा रहा है। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया है डाइवर्सिफिकेशन पे, पर फिर भी फार्मर उसे अडॉप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक बिग डिफरेंस है प्राइस में। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर राइस जो है पर एकड़ 80,000 का हुआ था, जबकि मेज़ 50,000 का हुआ था। वो एक बहुत बड़ा गैप है फार्मर के लिए। उस गैप को किसी तरह से पूरा किया जाए, या तो MSP बढ़ाया जाए मेज़ का, या कुछ और तरीक़ों से फार्मर की जो है भरपाई की जाए। ट्रेडिशनली दूध निकालने का ये तरीका है, पर अब यहाँ के जो फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स, वो नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका अभी जो प्रॉब्लम है क्या क्या है? सबसे बड़ी तो दूध की कीमत ही है, हमें जो कम मिलता है। जब दूध ज़्यादा होता है तो उस समय हमें सरकार कुछ नहीं देती। जब दूध कम हो जाता है तो हमें 4 रुपये बोनस देते हैं गाड़ी का, फिर हमें इतना खर्चा पड़ जाता है। तो जब हमें पशुओं की अच्छी कीमत नहीं मिलती, कोई यहाँ मार्केटिंग नहीं है, जैसे कि पशुओं की मंडी अगर हो, किसानों को ले जाने में दिक्कत ना हो। पशुओं को ले जाने में बहुत दिक्कत है हमें, कोई बेचते हैं पशु तो उनमें भी अच्छी वो नहीं मिलता। रणदीप जी, आप एक यंग युवा किसान हैं। आप लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे अभी छोड़ के चले गए हैं। तो आपका एक मैसेज अगर कुछ प्रधानमंत्री को हो तो आपका मैसेज वो क्या होगा? देखिए, दूध की जो कीमत है वो निर्धारित करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस पे कितना खर्चा है और कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट की अभी तक कोई भी निर्धारित कोई ऐसी स्कीम नहीं है। हालांकि हमारे जो कोऑपरेटिव भी हैं वो भी हमसे कम कीमत पर दूध लेकर उसको डबल मार्जिन पे बेच रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो 25 रुपये दूध हमसे खरीदा गया और उसको 50 रुपये उसकी कम फैट करके बेचा गया, तो इतना जो डिफरेंस बीच में आ गया, ये ठीक नहीं है। इससे किसान इस काम को छोड़ के, जो मेरी तरह के भी हैं, वो भी इस काम को छोड़ के अब दूसरी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इस काम में प्रॉफिट ही नहीं है अब। तो डेयरी फार्मर्स को हेल्प करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब हम आपको लिए चलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वहाँ पता करते हैं कि वहाँ के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं इस तरफ। अब हम NDRI के लाइफ स्टॉक रिसर्च सेंटर में आए हैं। विश्व का पहला भैंस का जो क्लोनिंग हुआ था वो यहीं हुआ था। उसके बाद लगभग 7 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ नहीं। उसके बाद अभी का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में एक बछड़ा लालिमा पैदा हुआ लगभग 1 महीने पहले। आइए उससे मिलते हैं। तो लालिमा के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अभी हमारे पास 2 प्रिंसिपल साइंटिस्ट ADRI के साथ हैं, डॉक्टर मानिक और डॉक्टर शिव प्रसाद। सर, इससे हमारे जो किसानों को हेल्प होगा ये क्लोनिंग से, वो क्या होगा?
ये क्लोनिंग की तकनीक ऐसी है जिससे हम एक बहुत अच्छा दूध देने वाले भैंस को या इवन गाय को भी या सांड को जो जिसकी डॉटर्स ने बहुत अच्छा दूध दिया है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका उसी तरह का बिल्कुल जैसे हम जीरोक्स कहते हैं वो हम तैयार कर सकेंगे। उसमें जेनेटिकली बिल्कुल सेम होगा अगर उसी तरह का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह के मैनेजमेंट सिचुएशन में उसको रखा जाता है, तो उम्मीद की जाएगी कि वो जो क्लोन होगा वो अपने जो पेरेंट के बराबर या जो क्लोन जो उसका जिससे वो क्लोन बना है उसके बराबर या उससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग इसका तब होगा जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग कोई बहुत अच्छे सांड हैं, चाहे भैंस का सांड हो, चाहे गाय का सांड हो, चाहे साहिवाल का हो, हमारी अच्छी अच्छी नस्लें हमारे गिर का है, अंगोल का है या भैंस का है। इस तरह से अगर बहुत अच्छे अच्छे सांड हमारे पास हैं, सांड जब तक हमें पता लगता है कि सांड बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का है तब तक वो सांड पॉपुलेशन में नहीं होता या बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। तो हमारे पास फ्रोजन सीमन की डोजेज होते हैं, तो फ्रोजन सीमन में भी सोमेटिक सेल्स होती हैं, तो उनसे भी हम उस सोमेटिक सेल से भी वो सांड रिक्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा कोई सांड आउटस्टैंडिंग सांड साबित हुआ 10 साल के बाद या 12 साल के प्रोजेनी टेस्टिंग के बाद और हमारे पास सिर्फ कुछ हज़ार डोजेज ही उस सांड की हैं जबकि डिमांड लाखों में होगी उस ऐसे सांड की, तो वो डिमांड पूरा करने के लिए उस बुल को हम रिक्रिएट कर सकते हैं, वापस जिंदा कर सकते हैं। ये क्लोनिंग से हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी एक मिराकल कर सकती है, बहुत प्रॉमिस है, पर इसको बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज करके हमारे साइंसदान इस कोशिश में हैं कि अगले 5 से 10 साल में अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से प्रूव हो जाए और अगर हम इसको उस लेवल तक लेके जा सकें तो किसान के लिए बहुत बहुत उपयोगी टेक्नोलॉजी होने वाली है। डॉक्टर मानिक, अभी तक का जो सक्सेस रेट देखा जाए तो अच्छा है, सक्सेस भी हुआ है पर फेलियर्स भी हुए हैं। फेलियर्स का अभी कारण क्या है? फेलियर्स का कारण अगर देखें क्योंकि इसमें हमें जो है रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है सारे जीन्स की, तो वो रिप्रोग्रामिंग जब ढंग से नहीं होती तो वो फेलियर का कारण बनते हैं। अगर आप देखें जब हमने काफ पैदा किया वो कुछ दिन सर्वाइव किया, गरिमा 2 2 साल तक सर्वाइव की, और अब हमारे पास 4 ऐसे क्लोन जानवर हैं जो है फुल टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, और एक गरिमा 2 ने तो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन महिमा को भी जन्म दे दिया है जो कि दुनिया में पहली बार हुआ है। तो साइंस में तरक्की ऐसे ही होती है और बिल्कुल हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो किसानों को इसका फ़ायदा कितने साल में मिलेगा? मुश्किल सवाल है पर हाँ, किसानों का फ़ायदा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों का फ़ायदा जो है इसको मिलने वाला है जब हम अच्छे सांड के बहुत ज़्यादा नंबर क्लोन बना पाएंगे और फिर उनका सीमन जो है वो गांव तक पहुंच पाएगा और गांव से जो भैंस है उस सीमन से उसका जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये देखिए जो यहाँ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना है। सरकार को इस बार भी टेक्नोलॉजी और रिसर्च में जो किसान क्षेत्र है उसमें कंसंट्रेट करना है। आप देख रहे हैं बजट यात्रा। अब हम लसल गांव पहुंचे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा अनियन का मार्केट है, शायद विश्व में भी इसका काफ़ी ऊंचा स्तर रहेगा। यहाँ हम फार्मर के साथ बात करेंगे, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ बात करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट अनियन के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। For those who've never seen so many onions in one place, well, this is heaven. We are in Chanwad. This is one of the regions which contributes to about 25% of India's total produce. ये बताइए कि अभी रीजन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लगभग 2 साल से वाटर प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। इस साल का फार्मर्स का मेन इशू क्या है?
पिछले 2 साल में अपन देखिए तो 2-3 साल पहले प्याज के दाम लगभग 7,000 रुपये क्विंटल तक गए थे। उस टाइम माल अच्छा था, उस टाइम बाजार अच्छे थे। ये टाइम माल भी कम है, बाजार भी अच्छा नहीं, और प्याज का जो क्वालिटी है, प्याज की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और किसान भी बहुत परेशानी में है कि जो हमने फसल लगाई है वो फसल का हमको पैसा होगा नहीं। राइट। और जो व्यापारी भाई ने डेयरिंग से माल लिया, वो माल उनका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 1 महीना तक टिकेगा, उसके बाद वो डैमेज होने के लिए शुरुआत हो जाएगी। बजट आ रहा है, तो अगर सरकार को एक आपको डिमांड करना है इस बजट में, तो वो डिमांड क्या रहेगा आपका मेन? मेरी आपके माध्यम से सरकार को ये विनती है कि हमें 24 तास बिजली दे, हमें प्याज का जो एक्सपोर्ट चालू है खुला रखे, हमें जो काम प्याज पर एमईपी हरदम लगाई जाती है और प्याज एक्सपोर्ट को लेकर रोक लगाई जाती है, वो रोक पर रोक न लगाए, और प्याज को हमें हमारा जो उत्पादन खर्चा है, जो जितना प्याज निकालने में खर्चा आता है 1 क्विंटल प्याज निकालने में, लगभग 2-2.5 रुपये 1 क्विंटल के लिए खर्चा आता है, उससे ज़्यादा हमें 2 पैसा मिले। ऐसा मिला तो ही किसान कहीं चल सकता है, नहीं तो एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि किसान प्याज लगाना ही छोड़ देगा। और ये तो हो रहा है, क्योंकि सोयाबीन में जा रहे हैं। हाँ, सोयाबीन में जा रहे हैं, कोई मक्का क्रॉप पर जा रहा है, कोई डालिम हुए उधर जा रहा है, और प्याज की बुआई कम हो रही है। अभी आप देख सकते हैं प्याज का शॉर्टिंग चल रहा है। ये लगभग तीसरा बार है जब शॉर्टिंग चल रहा है, और 15 दिन हो गया उसको, और 15 दिन के बाद देख सकते हैं कि जो स्टोरेज के प्रॉब्लम से उसके कारण थोड़ा प्याज इधर सड़ भी रहा है, और जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत म्यूज़िक चल रहा है, बताया जाता है कि गांव में शादी चल रहा है। तो किसानों को इस बार क्या चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर से? आइए बात करते हैं शिवनाथ बोरसे, जो एग्रीकल्चर चैम्बर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। सर, अगर आप वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ के जो अनियन फार्मर्स हैं उनका क्या डिमांड है, तो क्या होगा? प्याज के लिए एमएसपी होना चाहिए, और जो एमईपी लगाई जाती है एमईपी हटाना चाहिए। एमईपी हटेगी तो बाहर के देश में प्याज जाएगा तो किसान को दाम मिलेगा, और दाम मिलेगा तो लागत बढ़ेगी तो दाम नीचे आ जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो एमएसपी से उसको सपोर्ट मिलेगा, और एमएसपी से अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो और नीचे आ जाए दाम, अगर और नीचे आ जाए तो किसान को खुले मार्केट में बेचना देना चाहिए, क्योंकि एमएसपी से सरकार खरीदारी नहीं कर सकती। प्याज ये पेरिशेबल आइटम है, तो ओपन मार्केट में अगर प्याज बेचा जाए एमएसपी के नीचे, तो उसमें से जो डिफरेंस आएगा ओपन मार्केट का और एमएसपी का, जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट ने भर के देना चाहिए। इससे लागत बढ़ेगी, प्याज बढ़ेगा, दाम नीचे रहेगा, एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा, और एक्सपोर्ट से जो हमारा परकीय चलन है वो भी आता रहेगा। तो अभी हम देवला गांव में आए हैं। यहाँ का एक फार्मर है जिसके पास लगभग 25 से 30 एकड़ ज़मीन पे अनियन फार्मिंग करते हैं। विजय पगार से हम मिल रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है फार्मर्स को इस साल गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगा? गवर्नमेंट ने इस साल में एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए और एमईपी नहीं बढ़ाना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। और आप मुझे बोल रहे थे कि जब भी प्याज का दाम बढ़ता है तो शहर के लोग हैं ज़्यादा बवाल मचा देते हैं, वो हल्ला करते हैं। तो उसमें जो जितने भी आपके अनियन फार्मर्स हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो मेगा सिटीज़ के जो लोग हैं प्याज खाने वाले, उसको पहले फार्मर प्याज कैसा खाता है वो पहले दिखाइए, प्याज को क्या करना पड़ता है। क्योंकि
मेगा सिटी एक ही बात है कि खाली प्याज के दाम पे, जब प्याज का दाम बढ़ता है तब पूरा मेगा सिटी का लोग हल्ला करता है, आपका मीडिया हल्ला करता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है, ये प्याज देखो, ये करो, वो करो, कि प्याज का दाम बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, वो घर का खर्चा बढ़ गया, घर कैसा चलेगा? प्याज नहीं खाएगा तो घर चलेगा नहीं क्या? प्याज नहीं लिया तो घर चलेगा नहीं क्या? हमारा बजट यात्रा चालू रहेगा IBN 7 पर। ग्रेप्स